जब एक बार क्लास में इन कर गया मैं तो सिर्फ मेरा बात सुनिए और जो डाउट रहता है वो सिर्फ पूछिए। देखिए आगे चल के मैं आपको एक लॉ पढ़ाऊंगा जिसका नाम रहेगा लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आज जो भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उस पर भी क्वेश्चन कल रहेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2। मैंने क्या बोला? परसेंटेज ऑफ कार्बन इन, और CO2 का कितना अमाउंट लिए हैं नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, मोलर मास पकड़ते हैं। मोलर मास ऑफ CO2 कितना है? 44 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2, और यहाँ पे मेरा सेंस था अकॉर्डिंग टू मास। अकॉर्डिंग टू व्हाट? मास। तो परसेंटेज ऑफ, बोलिए, 12/44 इंटू 100। सेम क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, कम 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 ग्रुप पे मैसेज मिल गया है ना, कल टेस्ट है और आज तक जो पढ़ाऊंगा वो कल आएगा टिल टुडे। बट आज मैं कुछ थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ाया हूँ सब पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, कल का टेस्ट में हेल्प होगा। यहाँ देखो भाई, मैंने आज 2 एग्जाम्पल लिया। पहला एग्जाम्पल लिया परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2, और कितना मास नहीं बोले हैं तो मोलर मास पकड़ेंगे। तो मोलर मास ऑफ CO2 44 ग्राम, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल 12/44 इंटू 100। अब एक दूसरा क्वेश्चन लिया, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कितना ग्राम? 2 ग्राम ऑफ CO2। तो आगे चलकर इसी पे एक लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का 1 ड्रॉप लें, उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज, या वाटर का 10 लीटर लें, उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज अकॉर्डिंग टू मास डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे मास ऑफ CO2, ध्यान सुनना भाई, कम बस 1 साल और उसके बाद बिल्कुल ट्रैफिक का समस्या खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो खाना पारा से तिनियाली आने में बस 10 मिनट। ऐसा ही तो ट्रैक है, ब्रिज फिर रोड, फिर ब्रिज, फिर रोड, फिर ब्रिज, फिर रोड, राइट। तो मेरे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, दूर के बच्चे भी फिर कैटलिस्ट में आके पढ़ पाएगा। मैं अपना बिजनेस सोच रहा हूँ। ओके। तो देखिए, अगर ये लॉ जानते रहते हैं स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं। कम मान लेते क्रॉस चेक करेंगे तो मैंने बोला कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन 2, यहाँ देखो भाई सब लोग, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन 2 ग्राम ऑफ CO2। तो उसको एक बार ऐसे चेक करते हैं कि 2 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन रहेगा, चेक करके देख लेते हैं। और 2 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन रहेगा उसको ऐसे निकालेंगे, 44 ग्राम CO2 में इन 44 ग्राम ऑफ CO2, हाउ मच मास ऑफ कार्बन? 12 ग्राम ऑफ कार्बन, करेक्ट है ना? ऐसे तो निकालते हैं। तो 1 ग्राम CO2 में कितना? 12/44। देन 2 ग्राम ऑफ CO2 में कितना? 12/44 इंटू 2, एग्री। और तब आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे निकल गया, एक क्या निकला है? बोलिए, मास ऑफ कार्बन इन 2 ग्राम, मास ऑफ कार्बन इन 2 ग्राम। तब परसेंटेज ऑफ कार्बन, इस क्वेश्चन के लिए बना रहे हैं तो आप ये लिखिएगा, मास ऑफ कार्बन और डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ CO2। ये क्या है? मास ऑफ कार्बन इन 2 ग्राम और डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ CO2 जो लिए हैं कितना ग्राम? 2 ग्राम, इनटू व्हाट?
100, 2 और 2 आपस में कैंसिल। बाद में जो मिला वो नहीं लगता कि इसके साथ मैच कर गया है। तो यहाँ से क्या सीखे हैं कि CO2 का 44 ग्राम में कार्बन का परसेंटेज और CO2 का 2 ग्राम में कार्बन का परसेंटेज डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। इसी को आगे चलकर एक लॉ बना दूंगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मतलब ऑलरेडी बना हुआ है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ इंडिफिनिट या डिफिनिट, डिफिनिट प्रोपोर्शन। लिख लीजिए स्टूडेंट। एक जल्दी से क्वेश्चन लिखिए इसको सॉल्व करने के बाद। टाइम 1 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये तो 1 मिनट भी काफ़ी है, 10 सेकंड का क्वेश्चन अगर थ्योरी सही से पढ़ के आए हैं तो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल और उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम के बीच एक रिलेशन पढ़ाया था जिसमें एटॉमिसिटी इन्वॉल्व था। इस टाइप का क्वेश्चन कल के एग्जाम में रहेगा। मान लेते हैं कि इसका मोल n है, कितना है, n है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बोले ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना, फास्ट, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है कैल्शियम कार्बोनेट में, 3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम मॉलिक्यूल, कैल्शियम कार्बोनेट इनटू एटॉमिसिटी, है ना। तो यहाँ पे 0.6 इक्वल टू 3n, देन n इक्वल टू कितना, 0.2। ये पढ़ाया हुआ है या नहीं है, पढ़ाया हुआ है। तो पढ़ाया हुआ है तो वैसा ही जैसे पढ़ाया हुआ वैसे थोड़े फ्रेम किया जाएगा, क्वेश्चन को ऐसे घुमा कर दिया जाएगा। हम लोग क्या पढ़ाए थे, मोल ऑफ मॉलिक्यूल से मोल ऑफ एटम निकालने के लिए सीखे थे। यहाँ पे क्या दिए, मोल ऑफ एटम दिए और पूछे क्या, मोल ऑफ मोल, ऐसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए। The sulfate of a metal M,
द सल्फेट ऑफ ए मेटल M contain 10% of metal। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आज पूरा क्लास खाली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाऊंगा। दिस सल्फेट इज आइसोमॉर्फस विथ ZnSO4.7H2O। ZnSO4.7H2O। ठीक से बैठो स्टूडेंट, एकदम सीधा ऐसे करके। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म क्या हूँ, आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस का मतलब है कि कभी आइसोमॉर्फस का मतलब है कि उस मेटल सल्फेट का फार्मूला डिट्टो ऐसा ही दिखेगा। अरे यहाँ पे फार्मूला है ZnSO4.7H2O। व्हाट मीनिंग ऑफ आइसोमॉर्फस? फार्मूला सिमिलर, उसको क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फस। और उस इवेंट को बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे? कैसे बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। वैसे ही क्या आगे चल के पढ़ेंगे? आइसोमॉर्फिज्म। समझ में आ गया है? इसका मतलब मेटल का फार्मूला कैसा रहेगा? MSO4.7H2O। नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आइसोमर इसका कोई काम नहीं था, बस इसका एक ही काम था कि इसका फार्मूला ऐसा है तो इसका भी फार्मूला कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। करेक्ट है? हाँ, द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल M इज, क्वेश्चन है फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल M। फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल M। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखिएगा, इसका क्या काम है? इसका काम रहा फार्मूला लिखने में हेल्प किया। अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रहता है, M2 लिखे, M3 लिखे, M1 लिखे। यहाँ से पता चल गया कि फार्मूला, तो इस समझ में आ गया व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोमॉर्फस? क्या? सिमिलर फार्मूला, मोटा मोटी मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि इसका एटॉमिक वेट A है। करेक्ट है? तो A, इसका एटॉमिक वेट M है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल में A हाइड्रेटेड सल्फेट है। क्या है? बोलिए मेरे साथ, ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, वाइट विट्रॉल, कॉपर सल्फेट .5H2O, इसका नाम है ब्लू विट्रॉल। FeSO4.7H2O, वेरी गुड। ये बहुत बार पूछा हुआ है इंट्रेंस में। ये क्या है? वाइट विट्रॉल। करेक्ट है? कलर किसकी वजह से आता है? वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। कलर आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। और ऐसे भी जानते होंगे, कॉपर सल्फेट को अगर वाटर में डालते हैं तो कलर ब्लू होता है, राइट? और थोड़ा और ज़्यादा मिलाते रहते हैं तो ब्लू कलर का इंटेंसिटी, डीपनेस ज़्यादा होता है। लाइट ब्लू, ग्रीन, सॉरी थोड़ा सा डीप ब्लू, स्काई ब्लू, डिफरेंट डिफरेंट ब्लू में भी बहुत सारा ब्लू है। लेकिन अगर यहाँ से वाटर को अगर हटा दिया जाए हीट करके तो इसका ब्लू कलर ख़त्म हो जाएगा और वाइट हो जाएगा। यहाँ पे ब्लू कलर Cu2+ की वजह से था। किस वजह से था? Cu2+ एक्वस, नॉट Cu2+, Cu2+ एक्वस की वजह से था। बहुत सारा ऐसा मार्केट में पाउडर दिखेगा जो वाइट नजर आएगा और वाटर में डालिएगा तो उसका कलर दिखेगा। करेक्ट है? जैसा तो उसमें आयंस है, आयन की वजह से कलर होता है। आप इतना देखते हो शादी वगैरह में इतना पटाखा छूटता है, देखते हो ऊपर जाके कितना सारा कलर होता है। उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है ग्रीन कलर के लिए, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम, उसमें क्रोमियम 3+ होता है, उसकी वजह से ग्रीन कलर होता है। तो आगे आपको इनोवेटिव में कहाँ जहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट रहेगा, तो यहाँ पे कुछ भी क्लास में बोल रहे हैं मतलब आपके काम में आएगा कहीं पे ना कहीं। ठीक है? एक काम में तो अभी आ गया, 3 विट्रॉल होता है। कितना? ब्लू, ग्रीन एंड वाइट। एनीवे,
तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए इस पूरे कंपाउंड में, इसका पूरे कंपाउंड का मोलर मास रहेगा, उसमें मेटल का कितना रहेगा, इतना ही अमाउंट तो रहेगा। तो ए डिवाइडेड बाई ए, सल्फर का कितना स्टूडेंट 32, ये 4 ऑक्सीजन कितना 64, अरे भी तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, कितना 7 इंटू 18, 7 इंटू 18 इंटू 100 इंटू व्हाट, ये किसका परसेंटेज निकाले, परसेंटेज ऑफ मेटल इन दिस कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ मेटल इन दिस कंपाउंड आई इक्वल टू कितना परसेंट 10। तो यहाँ पे ओनली अननोन इज व्हाट ए, क्या यहाँ से ए निकल जाएगा, सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कल के क्लास में ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। ये तो क्या लिखे हैं, देखिए कैफीन हैज ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194, if it contain 28.9%, if it contain 28.9% by mass of nitrogen, if it contain 28.9% by mass of nitrogen, मतलब ये परसेंटेज ऑफ मास है, परसेंटेज बाई व्हाट मास है। Find the number of nitrogen, find the number of atom of nitrogen, find the number of atom of nitrogen in one molecule of caffeine, find the number of atom of nitrogen in one molecule of caffeine. Yes, caffeine has molecular weight कितना है, देखिए तो यहाँ पे एवरीवन 194. How much? If it contain 28.9% by mass of nitrogen, comma, number of atom of nitrogen in one molecule of caffeine is, मतलब कितना है, फाइंड कीजिए, फाइंड कीजिए और सॉल्व कीजिए। अच्छा, यहाँ पे कैफीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या आपको मतलब है, इसका फार्मूला क्या है उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कब रहता, जब आपको मॉलिक्यूलर वेट के लिए चाहिए, राइट। मॉलिक्यूलर वेट मैं यहाँ पे दे दिया हूँ 194।
हो गया। देखिए ध्यान रखो भाई, एक मिनट, कैफीन का फार्मूला आपको नहीं पता है, राइट? एग्री ना? जब फार्मूला नहीं पता है तो आपको ये भी नहीं पता है कि उसमें ऑक्सीजन N2 है या N3 है, तो उसमें X मान लीजिए। क्या करेंगे जब नहीं पता है, कोई वैल्यू नहीं पता रहता है, इतना हम लोग मैथ पढ़ते हैं, बनाते हैं, अननोन का निकालने तक के लिए क्या बोलता है, लेट वैल्यू X। वैसे ही अगर आपको हम लोग को नहीं पता है तो सॉल्व वैसे करना चाहिए था, उससे कॉन्क्रीट रिजल्ट आएगा। लेट नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना पकड़ लेंगे, X। सॉल्व करेंगे, जो X का वैल्यू आएगा, करेक्ट है। तो वन मॉलिक्यूल में X है, तो बाकी क्या है वो नहीं पता है कि इसमें कैफीन में और क्या क्या रहता है, जो भी रहता होगा, बट एक नाइट्रोजन तो ऐसे दिखेगा, बोलिए यस। और इस पूरे का मोलर मास कितना है, 194। एग्री? इस पूरे का मोलर मास, तो अब बोलो भाई इस पूरे का मोलर मास में नाइट्रोजन कितना ग्राम, 14x। लिखिए कितना रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14x डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू 100। ये सही तरीका रहेगा स्टूडेंट, दिस इज करेक्ट वे। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल 14x, क्या सही है ना, डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इनटू 100। कितना दिया हुआ है, 28.9। तो 14x और डिवाइडेड बाई 194, ये ब्रैकेट और ये दोनों मिलाकर कितना रहेगा, 194। इसलिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट नहीं है। और कैफीन में और क्या क्या रहता है उससे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि और क्या कौन है वो पूछा ही नहीं गया है। बस ये बोला गया कि नाइट्रोजन था तो उसका कितना आइटम होगा एक मॉलिक्यूल में, N2 100 इक्वल टू, तो अब इसको सॉल्व कीजिए और तब x का वैल्यू बताइए। सॉल्यूशन आप लोग को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, फार्मूला नहीं पता रहेगा तो ऐसे मानना है, ठीक है। सॉल्व करके x का वैल्यू देखिए तो कितना आता है, 28.9 इंटू 194 और डिवाइड बाई 100। मोटा मोटी कितना आएगा वैल्यू स्टूडेंट,
हाउ मच, एक अप्रोक्स तो थोड़ा कैलकुलेट करके कितना आता है। ऑलमोस्ट कितना, 4 पॉइंट। देखिए स्टूडेंट, अगर x का वैल्यू अगर 3.9 भी आता है, कुछ ऐसा ही आएगा, 3.5 बिल्कुल नहीं आएगा बीचों बीच, या 4.1। तो एटम इधर भी, मतलब एटम को हम लोग डिवाइड नहीं करते, ये तो थ्योरी है। एटम का वैल्यू जब भी रहेगा इंटीग्रल वैल्यू रहेगा, क्या रहेगा, 1.2 एटम नहीं बोल सकते हैं। जब एटम क्या एक पार्टिकल है, ये बोल सकते हैं 1.5 पार्टिकल। जब भी बोलेंगे ये 1 एटम बोलेंगे, 2 एटम बोलेंगे। तो अगर ऐसा वैल्यू रहेगा तो आप 4 मान लीजिएगा, या ऐसा भी अगर आता है 4.01 या 4.1, तब भी क्या पकड़ लेंगे, 4 पकड़ लेंगे। तो करेक्ट आंसर 4 ही था। बनाने का तरीका ये इज द करेक्ट वे। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाइए। देखिए, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस, क्वेश्चन वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। आज जितना भी क्वेश्चन रह रहे हैं, हर क्वेश्चन पे कल का टेस्ट में रहेगा क्वेश्चन। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 20। ये पता ना कि वेपर डेंसिटी में यूनिट नहीं रहता है। अब वेपर डेंसिटी ऑफ गैस में बोला 20, करेक्ट। और आपको यहाँ पे ये नहीं बोला किसके रेस्पेक्ट में, तो समझ में आ गया ना किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। किसी के रेस्पेक्ट में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो डिफॉल्ट पे किसके रेस्पेक्ट में पकड़ते हैं। आज घर पे जाकर मोल, आज का रात मोल कॉन्सेप्ट को दीजिए टाइम, और उसमें आज पूरा रिवीजन करके और शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा फार्मूला का। जितना भी पढ़ाया है उसको 2 पेज में फार्मूला आएगा, इससे ज़्यादा फार्मूला नहीं पढ़ाया हुआ है। फार्मूला दिमाग में रहेगा, अगर याद रहेगा, कुछ कुछ फार्मूला आप लोग भूल रहे हो तो कल का एग्जाम में थोड़ा अच्छा स्कोर करोगे। इसलिए हालांकि मुझे 2 दिन पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, बट काफ़ी है एक दिन का। मैं सुबह ही कितना आज दोपहर में इन्फॉर्म किया हूँ, कब किया हूँ, दोपहर में। काफ़ी टाइम है, सब कुछ पढ़ा हुआ ही है। क्या लिख रहे थे, कल क्लास नहीं होगा, कल क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा। क्लास के टाइम पे ही टेस्ट लिया हूँ। जनरली मैं क्लास के टाइम पे टेस्ट नहीं लूँगा स्टूडेंट, ये सिर्फ कल के लिए। मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन हूँ, 2 दिन के लिए, कल और परसों। तो आपका टाइम बिल्कुल बढ़िया से यूज़ हो, तो सबसे बढ़िया यूज़ मुझे ये दिख रहा था। टेस्ट कंडक्ट किया जाए, पहला टेस्ट वहाँ तक पढ़ा चुके थे। ठीक है, अच्छा फ्राइडे को आपका तो क्लास था नहीं स्टूडेंट, फ्राइडे को मेरा कोई क्लास था 11th में, मेरा कोई क्लास नहीं था। हाँ, बाकी सारा क्लास होगा, बाकी सारे क्लास होगा, बाकी सारे क्लास होगा। चलिए, क्या लिख रहे थे स्टूडेंट, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 20, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस at STP if mass of gas equal to 8 ग्राम। सॉल्व कीजिए।
आंसर आ गया। यहां देखना है एवरीवन, क्या दिए हुए हैं गैस का मास कितना ग्राम, 8 ग्राम। पूछे क्या है स्टूडेंट, वॉल्यूम, और उसमें भी इस कंडीशन पे पूछे हैं एसटी पे। एक कंडीशन का, तो इस एक कंडीशन का मोलर वॉल्यूम हम लोग को याद रहता है, बाकी का याद नहीं है। तो मास से वॉल्यूम में आने के लिए कहाँ से आएंगे, मोल। अगर यहाँ से यहाँ आ गए और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपका रिक्वायरमेंट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर वेट पता हो तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, और बाकी के लिए नहीं, बट यहाँ के लिए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी कंडीशन का मोलर वॉल्यूम आपको याद नहीं आना, मुझे याद है। बाकी अगर कंडीशन, इफ कंडीशन ज़्यादा देन एस टी पी, तब तो हम लोग वहाँ पे किसका यूज करेंगे, पी वी इक्वल टू व्हाट। बट एस टी पी का तो याद ही है। तो एस टी पी में मोलर वॉल्यूम किसी गैस का कितना होता है, 22.4 लीटर। 22 पॉइंट, बोलो भाई मॉलि। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए नहीं होता, सिर्फ ये पता नहीं है। अरे पता होने के लिए आपको दिया हुआ है वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। अगर किसी के रेस्पेक्ट में नहीं बोला हुआ है तो क्या दिखेगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 20, कितना हो जाएगा 2 इंटू 20, हाउ मच मॉलिक्यूलर वेट, 40 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम निकल गया, करेक्ट है। तो क्या नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा फास्ट, 8/40, हाउ मच, 1/5। तो टोटल वॉल्यूम के लिए क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर वॉल्यूम, 1/5 इंटू हाउ मच, दिस इज आंसर। करेक्ट है, सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा स्टूडेंट, 4.48 लीटर। लेकिन अगर कंडीशन एस टी पी नहीं रहता तब निकलता है नहीं निकलता। इफ कंडीशन इज नॉट एस टी पी अदर देन एस टी पी, तब किसका यूज करते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी। और निकालना क्या था, भी। तो मुझे कंडीशन क्या देना पड़ता, पी और टी, पी और टी। तो यहाँ से भी इक्वल टू क्या निकल जाता है, एन आर टी बाई पी, एन आर टी बाई, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना पुट करते हैं, 0.0821, 0.0821। सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा। क्या देखो भाई, आज के बाद कहीं भी हैलोजन के लिए, यहाँ देखना है एवरीवन, हैलोजन, यहाँ देखो भाई सब लोग, हैलोजन के लिए कहीं भी अगर आजकल हैलाइड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, लाइक क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो वहाँ पे हैलोजन का वैलेंसी 1 पकड़ेंगे। कितना पकड़ेंगे, लिख लीजिए बात को। If valency of metal is 3 and atomic weight of metal is 27, then find the vapor density of volatile metal chloride. Then find vapor density of volatile metal chloride. अब एक मिनट रुकिए। देखो भाई, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि सारा मेटल क्लोराइड वोलेटाइल रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिएगा, इसका नाम पढ़िए सोडियम क्लोराइड, वोलेटाइल नहीं है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, राइट। जैसे पहले ही मैंने मेंशन कर दिया कि मैंने जो मेटल क्लोराइड ले रहा हूँ वो क्या है, क्योंकि जब तक वोलेटाइल नहीं रहेगा तब तक गैस फॉर्म नहीं होगा। अब वेपर डेंसिटी किसके लिए टर्म यूज किया गया है, बोले रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैस टू गैस, रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैस टू गैस के लिए। इसलिए वहाँ पे मैंने क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए वोलेटाइल पहले ही बोल दिया। अदरवाइज आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड चलता तो वहाँ पे मेटल क्लोराइड है वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है और गैस के फॉर्म में हो सकता है। बट मैंने यहाँ पे मेंशन क्या कर दिया कि मेरा जो मेटल क्लोराइड ले रहे हैं वो क्या है,
आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन है एटॉमिक वेट कितना है 27, वैलेंसी कितना है मेटल का 3। तो जो मेटल क्लोराइड उस मेटल का बनेगा वो वोलेटाइल है, तो उसका वेपर डेंसिटी क्या होगा? और किसके रेस्पेक्ट में वेपर डेंसिटी निकालने के लिए बोला गया, ये मेंशन नहीं है, तो आप किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। यहां देखिए आप लोग कैसे फार्मूला बनाते हैं। मेटल का वैलेंसी 3 दे दिया और क्लोराइड का वैलेंसी कितना यहाँ पे है 1 है, और किसी मेटल का वैलेंसी अगर 3 है तो इसमें 3 यूनिट चार्ज रहा होगा। अब फार्मूला कैसे बनाते थे स्टूडेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे बनाते थे? मतलब मेटल क्लोराइड क्या है NCl3 है। ठीक है, मेन तो फार्मूला ही तो बनाना था। तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा भाई? मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। इतना आसान क्वेश्चन है। अब मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना? फर्स्ट सर 27 अब प्लस कितना 3 इंटू 35.5 कितना हो जाएगा जोड़कर 27 प्लस 35.5 और डिवाइड बाई 2। हाँ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बनाइए। If density of gas at STP is 1.6 gram per liter, then find molecular weight of gas. Then find molecular weight of gas. इसमें कौन सा फार्मूला चलेगा स्टूडेंट? बोले Pm इक्वल टू DRT। करेक्ट है? Pm इक्वल टू व्हाट? तो M इक्वल टू व्हाट DRT बाई P। डेंसिटी लेकिन यहाँ पे बताया था कि डेंसिटी का वैल्यू किस में होना चाहिए? ग्राम पर लीटर में। मैं वैल्यू भी ग्राम पर लीटर में ही दिया हूँ, बट अगर ग्राम पर लीटर में वैल्यू नहीं भी दिया रहता, मान लीजिए वैल्यू में देता ग्राम पर ml में, तो उसको आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम पर लीटर में, तभी करेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज करेक्ट आंसर नहीं आएगा। जी का वैल्यू कितना 1.6, आर का वैल्यू जहां भी लीटर में काम करना स्टार्ट किया वहां से ही आर का वैल्यू 0.081 होगा। करेक्ट है? अगर वॉल्यूम कहीं भी लीटर और एटीएम का हो गया, क्या हो गया लीटर और, तो उस टाइम पे आर का वैल्यू किसे पुट करना है 0.0821। पूरा यूनिट क्या था इसका? पूरा यूनिट क्या था लिखेंगे नहीं, लेकिन याद तो रहेगा। बोलिए लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर पर मोल पर केल्विन, पर मोल। यहाँ पे टेम्परेचर कितना पुट करें? STP पे टेम्परेचर कितना रहता है 273 केल्विन, और डिवाइड बाई प्रेशर कितना रहता है 1। यहाँ से निकल जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो जाएगा। वही रहेगा।
आप लोगों को कुछ मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर कहाँ तक फॉलो किए हैं? 4 तक। आगे बढ़िएगा तो मिल जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का स्केल बताइए, किस में टेम्परेचर जानते हैं आप? क्या स्केल भी है? नहीं, यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारा डॉट है, आप ये देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 273 है। हाँ, इस केस में एक काम और कर सकते थे स्टूडेंट, एग्जैक्टली, लेकिन मैं फिर भी इस फार्मूला को लेकर चला। बोलिए क्यों? आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ एक स्पेशल कंडीशन के लिए कर सकते हैं। इनका क्वेश्चन है कि सर डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम कर दें क्या? डेंसिटी इक्वल टू व्हाट? मास बाय वॉल्यूम। बिल्कुल एग्जैक्टली कर सकते हैं। हम लोग मोलर मास पकड़ लेते हैं, आप यही बोलना चाह रहे होंगे। सेकेंड मेथड, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट, और एसटीपी में मोलर मास का वॉल्यूम कितना है? आई इक्वल टू डेंसिटी। करेक्ट है ना? कितना है? 1 पॉइंट, यहाँ से भी निकाल सकते थे स्टूडेंट, 1.6 इंटू 22 पॉइंट, क्योंकि हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ देखिएगा, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वैल्यू और ए वैल्यू डिफरेंट नहीं रहेगा, सेम ही वैल्यू रहेगा। लेकिन एक काम तो सिर्फ एसटीपी में कर सकते हो, बाकी कंडीशन का मोलर वॉल्यूम आपको याद रहेगा तो। लेकिन आप हाँ, स्कूल के एग्जाम में अगर एसटीपी है तो बेटर रहेगा आप ऐसे ही सॉल्व करके आइए, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर आप स्कूल का क्लास कर रहे होंगे तो शायद वो लोग अभी तक यूज़ नहीं कर रहे होंगे मोल कॉन्सेप्ट में, और उससे यूज़ करने से वो लोग बच रहे होंगे, वो जाकर गैसियस स्टेट में यूज़ करेंगे। बट हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए। बोलते स्टूडेंट, एक मिनट मुझे पहले प्रॉब्लम कर दीजिए, मैं 10 मिनट के बाद जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट करो भाई। पहले मुझे कुछ क्वेश्चन लेने दीजिए। हाँ, ये मैं भूल गया था, आप लोग को मैं कुछ होमवर्क दिया था, और होमवर्क में क्लास असाइनमेंट का भी कुछ दिया था। क्लास असाइनमेंट 2 था, क्लास असाइनमेंट 1 और 2 दोनों जगह से क्वेश्चन दिया था। सॉल्व कर लिए हो क्लास असाइनमेंट 2 का? नहीं होगा तो वो मेरे कोर्ट में रहेगा। क्लास असाइनमेंट 2 का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूँगा, पर ट्राई तो किया है ना। क्लास असाइनमेंट 1 से कौन सा एक्सरसाइज दिया था? 3rd या 4th, और सेकेंड से क्या दिया था? 1 and 2। डन, ओके, वेरी गुड। देखिए, a compound of sodium contain a compound of sodium contain 11.5% sodium. A compound of sodium contain 11.5% of sodium by mass. Then find the minimum molar mass of compound. Then find minimum molar mass of compound.
बनाइए। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोच रहा हूँ। इस क्वेश्चन का थीम क्या रहेगा, मतलब हर क्वेश्चन कुछ सिखाने के लिए रहे हैं। सब लोग अपना अपना सॉल्व करो भाई। क्या आंसर होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए थीम क्या था, थीम यह था इस क्वेश्चन का कि मान लेते हैं कि सोडियम का परसेंटेज क्या था, परसेंटेज ऑफ सोडियम, करेक्ट है? कितना दिया हुआ था? 11.5। इतना परसेंटेज मेंटेन करते हुए मिनिमम मोलर मास, तो मिनिमम मोलर मास का मतलब है कि सोडियम को भी मिनिमम मेंटेन करेंगे, तो उस कंपाउंड में सोडियम का कितना एटम ले लेंगे? 1। इस क्वेश्चन का थीम यह था। तो आज बताया अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा और जिसमें बोला गया है किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज दिया जाएगा और फिर उस एलिमेंट से कोई कंपाउंड बन रहा है और उस कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास का बात किया जा रहा है, तो देखिए किसी भी कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास 3 एलिमेंट्स को कंपाउंड बना हुआ, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते 3 एलिमेंट है ए, बी और सी, करेक्ट है? और तब मैं आपको बताया कि ए बी सी से एक कंपाउंड बनाना है लेकिन मिनिमम मोलर मास का, आप क्या करोगे बताओ? सबका एक एटम लेंगे, वही तो थीम था। मैंने आपको एक कंपाउंड दे दिया, इसमें 3 एलिमेंट से कंपाउंड बनना है, एलिमेंट ए से, एलिमेंट बी से, एलिमेंट सी से, और तब बोले हैं मिनिमम मोलर मास। और वहाँ पर डाल्टन का सिद्धांत को फॉलो करना है कि एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो एटम को डिवाइड नहीं करेंगे तो ए का a/2 नहीं लिखेंगे, तो जब भी लेंगे इंटीग्रल वैल्यू लेंगे, तो इंटीग्रल वैल्यू मेंटेन करते हुए मिनिमम मोलर मास मॉलिक्यूल क्या बन सकता है? ABC बन सकता है। यही थीम था इस क्वेश्चन का, और समझ में आ गया? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका मिनिमम मोलर मास, हर क्वेश्चन से सीखिए मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? मिनिमम मोलर मास M मान लेते हैं, करेक्ट?
तो उसमें परसेंटेज ऑफ सोडियम के लिए लिखेंगे ना, सोडियम का कितना उसमें आइटम रहेगा, ये जो सिखाया उसको लिख लीजिएगा कहीं पे नोट बना के, मैंने यहाँ पे क्या सिखाया। तो सोडियम का 1 रहेगा, तो मास ऑफ सोडियम आर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम इनटू व्हाट 100। तो मास ऑफ सोडियम, तो सोडियम का कितना आइटम 1 एटम पकड़ना है, हाउ मच 1 एटम, मतलब 23/m इंटू 100 इक्वल टू कितना 11.5। ठीक है, यहाँ सॉल्व हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करोगे तो मोटा मोटी आपको 200 आ जाएगा। बोलो भाई समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर का नाम अभी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। चैप्टर क्या चल रहा है, आरसीएम का पहला चैप्टर चल रहा है। सेकेंड चैप्टर का नाम है स्टोइचियोमेट्री, राइट। देखिए, इफ मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3, मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3, O2 एंड O3 मतलब कौन सा, क्या हो गया, ओजोनाइड ऑक्सीजन। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन और ओजोन के मिक्सचर को आसपास क्या बोलना है, ओजोन बोलना है, ऑक्सीजन बोलना है, या ओजोनाइड ऑक्सीजन बोलना है। बोलिए ऑक्सीजन का, ओजोन का दो यूज, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जिससे हम लोग बचे हुए हैं, पैरावैगनिक किरणें को नहीं आने दे रहा है, अल्ट्रावायलेट लाइट। कौन सा, अल्ट्रावायलेट। देखते हैं कितना सा तो पढ़ते होंगे, ओजोन लेयर में होल हो गया है, राइट। एसी का जो गैस निकलता है, जो भी नंबर का गैस है ये, तो वो एक काम तो कर रहा है, और दूसरा ओजोन हम लोग मिलाते हैं स्विमिंग पूल में, जो वाटर रहता है, तो देखना पानी नीला नीला तो किसी और पर्पज़ के लिए मिलाया जाता है। उसमें जो भी बैक्टीरिया रहता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर भी डालते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो भी आपका वाटर सप्लाई होगा, जो होता है ना, वाटर सप्लाई का भी कनेक्शन लग रहा है, तो उसमें कुछ ब्लीचिंग वाटर भी आएगा, तो कहीं कहीं पे कीड़ा वगैरह रहेगा तो उसको मारने के लिए तो एक पर्पस तो है। तो क्या क्वेश्चन लिख रहे थे, वन 1.6 ग्राम पर लीटर, 1 then find the percentage of oxygen and ozone according to mole. Find the percentage of oxygen, O2 and O3 according to mole. आइए डेंसिटी स्टूडेंट दिया हुआ है STP पे, दिस इज डेंसिटी एट STP। क्वेश्चन समझ में आ गया, डेंसिटी ऑफ O2 एंड O3 मतलब मिक्सचर का डेंसिटी दिया हुआ है, कितना है 1.6 ग्राम पर लीटर। आप इसको थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन देख लीजिए, इफ डेंसिटी ऑफ O2 एंड O3 मतलब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3 इज 1.6 ग्राम पर लीटर एट STP, क्वेश्चन कंप्लीट। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन अकॉर्डिंग टू मोल। हो गया। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, यहां देखिएगा, चलो सॉल्यूशन देखेंगे। यहां देखो, यहां देखना है लास्ट बेंच, क्या इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, PM इक्वल टू DRT, और वहां बताया था कि ये फार्मूला किसी एक गैस के लिए भी हो सकता है और मिक्सचर के लिए भी हो सकता है। तो डेंसिटी अगर मिक्सचर का है तो मोलर मास किसका मिलेगा, मिक्सचर का मिलेगा। तो क्या यहाँ से मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकल जाएगा। अब मोलर मास ऑफ मिक्सचर इक्वल टू व्हाट, डी मिक्सचर RT/P, और डी मिक्सचर कितना 1.6 इंटू व्हाट 0.0821 इंटू 273 और डिवाइड बाई ये वैल्यू निकालिए फर्स्ट, इसको आगे सॉल्व करूंगा। बढ़िया से कैलकुलेट करके निकालिए।
कितना आया? 30 34 35.84। यहाँ तक सबको समझ में आ गया एवरीवन? डेंसिटी किसका दिए हुए थे? डेंसिटी दिए हुए थे मिक्सचर का, तो इस फार्मूला से मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा? गैस का या मिक्सचर का? मिक्सचर का, करेक्ट है। अब यहाँ देखो भाई, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट का आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे मोल कॉन्सेप्ट में, बोलिए यस। क्या फार्मूला था? N1 एयर का यहाँ से ही तो निकाले थे 29 ग्राम, N2 डिवाइड बाई, देखो हम लोग क्या काम कर रहे हैं स्टूडेंट कि जहाँ जहाँ पे जो चीज़ पढ़े थे ना, अब उसको मिक्स कर रहा हूँ। पहले पढ़े थे अलग अलग, अब क्या कर रहे हैं, उसको मिक्सिंग चल रहा है, करेक्ट है। अब क्वेश्चन मिक्स करके ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। किसी डेंसिटी दिया हुआ तो एम निकालिए, क्वेश्चन उससे एक स्टेप आगे आएगा। तो यहाँ तक तो आ गए थे। अब आप देखिए, अब आपका काम क्या है ना कि जब क्वेश्चन ऐसे मिक्स रहेगा ना, तो आप रुको वहाँ पे, सोचो कि कहाँ पे जो पढ़ाया गया कैसे, कहाँ का कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई करें, तो रास्ता कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ए फार्मूला लगाना है, तो लेट परसेंटेज ऑफ O2 अकॉर्डिंग टू मोल को x मान लेते हैं, तो परसेंटेज ऑफ O3 क्या रहेगा? 100 माइनस x। कोशिश करना किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम वेरिएबल। अब यहाँ पे ए बात लिख सकते हैं, ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं इसके लिए O2 के लिए, और एक किसके लिए मान लेते हैं? O3 के लिए। इसका कितना माना है? x ना, x इंटू 32 अब प्लस, बोलो भाई 100 माइनस x इंटू कितना? 48 और डिवाइड बाई टोटल मोल। 100 में काम कर रहे हो, और ये जो वैल्यू आएगा उन्हीं तक यही वैल्यू है, इक्वल टू व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर तो यहाँ पर निकाले हैं, इक्वल टू व्हाट? 35.84। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, फ्रॉम हियर गेट द वैल्यू ऑफ x। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन का रास्ता समझ में आ गया। डेंसिटी किसका दिया था? तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डेंसिटी मिक्सचर ऑफ गैस का दिया रहेगा, और तब वहाँ पे पूछा जाएगा पार्टिकुलर गैस का, इंडिविजुअल गैस का परसेंटेज ऑफ व्हाट? गैस अकॉर्डिंग टू मोल, परसेंटेज ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू। आई कम से कम 3 या 4 चैप्टर में आएगा। पहला तो मोल कॉन्सेप्ट में आया है, दूसरा सुन लो भाई, दूसरा आएगा गैसियस स्टेट में, और तीसरा बार आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। सेम थीम पे क्वेश्चन 3 बार रिपीट होगा। फर्स्ट टाइम मैं लिया हूँ। समझ में आ गया एवरीवन? बोलते भी नहीं हो भाई, नहीं समझ तो दोबारा पढ़ाएंगे। समझ सॉल्यूशन आ गया है? हाँ, ये बड़ा समस्या है स्टूडेंट। मैं इसका चाहता हूँ कि ऐसे जो है ना, ऐसे करके रखता हूँ ताकि डायरेक्ट हवा आ रहा है, इससे प्रॉब्लम है। ये इसका रिमोट देखिए तो कहाँ पे है। पहले एक क्वेश्चन और लेते हैं। आप लोग क्लास असाइनमेंट फर्स्ट निकालिए। क्लास असाइनमेंट फर्स्ट।
बंद कर दें? एक नहीं, इसको एक्चुअली वो फ्लैप को ऊपर करना है। इतना ही लगता है मैक्सिमम जा सकता है। देखिए तो स्टूडेंट कुछ कोशिश करके। काम ही लगता नहीं कर रहा है। ना डू वन थिंग, कुछ देर के लिए बंद करता हूँ इसे। क्लास बात मत करो भाई, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज अब बिल्कुल बात नहीं करना है। जितना देर क्लास में है टाइम इफेक्टिव होना चाहिए। एट थर्सडे एक जो टाइम है वो मेरा टाइम नहीं, वो आपका टाइम है रूटीन के अकॉर्डिंग। इस टाइम में मैक्सिमम मुझे आउटपुट जितना आपके लिए चाहिए वो काम करने देना है। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बन गया है? यहाँ पे आप एनटीपी को एसटीपी मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एनीवन जिससे एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बना है, जिनसे भी नहीं बना है हाथ उठाएंगे तभी मैं सॉल्व करूंगा। एनीवन जिनसे क्वेश्चन नहीं बना है, क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट वॉल्यूम सेल बी द ऑक्यूपाइड बाई 6.023 इंच। एक मिनट, इस यहां देखना है लास्ट बेंच क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है? क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है? बोलिए। पार्टिकल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पार्टिकल। निकालना क्या है? पहले क्या निकालना चाहिए? क्या पार्टिकल से मोल पे नहीं आ सकते हैं? जस्ट बाय डिवाइडिंग बाई एन ए, करेक्ट। और जब मोल पे आ गए, एनटीपी का मतलब मोटा मोटी आप एसटीपी ही अभी समझो। बात थोड़ा सा एक बारीक डिफरेंस है, पर अभी आप एक स्कूल के एग्जाम तक के लिए आप इसको एसटीपी ही मान के चलिए, ठीक है। मोल पे आप आ गए तो मोल से वॉल्यूम पे के लिए क्या करेंगे? मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी का वॉल्यूम आपको याद नहीं रहता है, बट एटलीस्ट इस कंडीशन का वॉल्यूम तो याद ही है। तो मोलर वॉल्यूम कितना है? बन तो जाना चाहिए। क्यों नहीं बना स्टूडेंट? लास्ट बेंच यहाँ देखना है। अब रिप्लाई कीजिए भाई, पूछता हूँ तो रिप्लाई क्या करो। पूछते हैं ना, 11th क्लास नॉट 10th क्लास। एकदम आई कांटेक्ट बनना रहना चाहिए टीचर के साथ। क्यों नहीं बना है क्वेश्चन? यहाँ पे ट्राई किया तो क्यों नहीं बना? रास्ता तो बताए थे, पार्टिकल दिए हुए हैं, वॉल्यूम पे पहुंचना है तो पहले क्या निकालेंगे? ये तो थ्योरी पढ़ाया हुआ है, तो एक काम तो करना पड़ेगा। एन बाई एन ए, एन बाई एन दिया हुआ है ना, हाउ मच? 6.02। देखो भाई मेहनत करो, सिर्फ आते रहोगे जाते रहोगे तो मैं हेल्पलेस फील हो जाऊंगा। आपका मेहनत से ही हम लोग का भी काम चलेगा। कट कुट के कितना आएगा? 10। और टोटल वॉल्यूम इक्वल टू, आप अच्छा रिजल्ट दोगे तभी तो हम लोग का नाम होगा, मेरे पास बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। राइट, फैक्ट यही है स्टूडेंट। नहीं अच्छा रिजल्ट दीजिएगा तो कैसे आएंगे बताइए? तो कितना हो जाएगा? 224 लीटर। इतना आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, एनीवन जिसे सेकंड क्वेश्चन नहीं बना है? ओके। डेंसिटी ऑफ गैस एक्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 32 एट पी एटीएम एंड टी केल्विन इज 1.43 ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ गैस एट सेम पी एंड टी। एट सेम पी एंड टी, सॉरी मोलर वॉल्यूम निकालना था। मोलर टी के का मतलब टी केल्विन। हाँ लेकिन यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे पी दिया हुआ है क्या? टी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है टी के टर्म में, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। पी दिया हुआ पी के टर्म में, बट उसका 1 एटीएम है 2 एटीएम दिया हुआ है।
नहीं दिया हुआ है, देन कैसे बनेगा? आप में से जो भी सॉल्व किए हैं वो बताइए कैसे बनाए हैं। एक मिनट भाई, ये वेपर डेंसिटी नहीं है, एक ग्राम पर लीटर है, वेपर डेंसिटी का यूनिट नहीं होता है। वेपर डेंसिटी एक रिलेटिव डेंसिटी है, उस यूनिट लेस होता है, राइट? उसका यूनिट होता है क्या? तो जहाँ भी वेपर डेंसिटी दिया रहेगा वहाँ पर देखिएगा यूनिट लेस रहेगा। आप में से एनीवन जिन्होंने सॉल्व किया है, बना है? आप फर्स्ट बेंच बना है? बोलिए, बताइए तो कैसे बनाए हैं? मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, बट मोलर वॉल्यूम 22.4, मोलर वॉल्यूम ही तो निकालना था। निकालना क्या था? वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम 20 और मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर तभी पकड़ेंगे ना जब आपको पता रहेगा कि एसटीपी है। यहाँ पे एसटीपी दिया हुआ है क्या? नहीं दिया। तो जब तक कंडीशन नहीं पता है तब तक मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर लेंगे? नहीं लेंगे। यहाँ देखो भाई, क्वेश्चन एक लाइन का था और एक क्वेश्चन था 9th क्लास 10th क्लास का। पढ़िए मेरे साथ, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। यहाँ देखो भाई, तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास बाय डेंसिटी, मास बाय, एक मिनट, अगर मास ले लें, मोलर मास, मास कर लें, अरे मास का वैल्यू 1 मोल का रहेगा तो वॉल्यूम में कितना का मिलेगा? 1 मोल का मिलेगा। अब मोलर मास तो दिया हुआ था कितना? 32 ग्राम, करेक्ट है। और डेंसिटी कितना दिया हुआ था? 1.43 ग्राम पर लीटर। ग्राम और ग्राम आपस में कैंसिल, तो यहाँ से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? कितना मोल का वॉल्यूम? मास, अगर मोलर मास पकड़ लिए हैं तो वॉल्यूम क्या मिलेगा? मोलर वॉल्यूम। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना था, V इक्वल टू वाट? D इक्वल टू, समझे सॉल्यूशन? ये करना था, लिख लीजिए। समझे नहीं समझे? बहुत आसान था। अब इसमें क्लिक यही करना था। इसलिए कभी कभी ये भी देखिएगा कि प्रेस, एक मिनट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। सो टाइम्स ऐसा रहेगा कि P और T दिया रहेगा एक लैंग्वेज बनाने के लिए, बट इसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया रहेगा, बट मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा और डेंसिटी दिया रहेगा। तब वहाँ पे अप्लाई कर देंगे D इक्वल टू M बाई V, M बाई V। अगर M पकड़ यहाँ पे तो यहाँ से V कितना हो जाएगा? V हो जाएगा M बाई D। अगर M रहेगा मोलर मास तो वॉल्यूम भी कितना आएगा? 1 मोल का, दैट इक्वल व्हाट? मोलर वॉल्यूम। अब आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। डी को नहीं, ये यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये D इक्वल टू M बाई V, ये मैंने कभी नहीं बोला कि STP पे, वहाँ पे कुछ और बोल रहा होगा। मतलब यहाँ देखिए, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंडीशन, इनवेरिएंट है। वेरिएंट क्या है? वॉल्यूम। अब ध्यान सुनिएगा, जिस कंडीशन का P वॉल्यूम, यहाँ देखना है, ध्यान सुनना है, जिस कंडीशन का वॉल्यूम उसी कंडीशन का डेंसिटी। बोलिए यस। कंडीशन अगर वॉल्यूम, अगर मोलर वॉल्यूम में रहेगा STP का तो डेंसिटी आएगा STP का। अगर कंडीशन रहेगा P और T का तो डेंसिटी भी किसका आएगा? P और T का। ठीक है। वहाँ पे मैं एक फार्मूला बोल रहा था स्टूडेंट, M1 बाई M2 इक्वल टू D, ले रहे थे D1 बाई D2, तो वहाँ पे बोल रहे थे P एंड T कीपिंग, ये कुछ बोल रहा होगा। बट ये फार्मूला लगाने के लिए आप यहाँ पे जिस कंडीशन का वॉल्यूम उसी कंडीशन का डेंसिटी, करेक्ट है। बट वो कंडीशन एग्जैक्टली क्या था वो तो नहीं पता था। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पता था कि P एंड T क्या है, बट P और T का वैल्यू नहीं पता था। ऐसे डिवाइड करके देखिए तो कितना आता है? 22.37 लीटर। तो इसको ऐसा ही सोल्व करना था। देखिए क्लास के टाइम में मैं एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन कुछ सिखाने के लिए दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे आप कैसे मिस्टेक करोगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है एवरीवन?
एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। 3 में क्या बोला गया है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। किस कंडीशन पे? 27 डिग्री से। 1 मिनट, जैसे ही 27 डिग्री से आ गया मतलब वो एसटीपी नहीं है। एंड व्हाट इज द प्रेशर? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो आपको बताए थे यहाँ पे कन्वर्सन, एक मिनट कन्वर्सन पढ़ाए थे। 1 ATM 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इक्वलेंट टू कितना होता है? ये तो चांस की बात है कि 76 ही है। यहाँ पे ऐसा भी तो रह सकता था 90 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। प्रेशर क्या दिया रहता? 90 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और ऐसा इंफॉर्मेशन रहता तो एटीएम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको इससे डिवाइड कर देते, इसको इससे यूनिटी मेथड लगाकर ऐसे 76 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ATM होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू तो 90 सेंटीमीटर इक्वल टू बन जाएगा। चलिए बोलो भाई, इस क्वेश्चन के लिए प्रेशर यहाँ देखिएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी में हम लोग मरकरी का हाइट नहीं पुट करेंगे, वहाँ पे वैल्यू प्रेशर एटीएम में पुट करना रहता है। तो बट दिया हुआ है यहाँ पे मेरा सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में, तो प्रेशर हाउ मच? 1 ATM। टेम्परेचर कितना? बोले 300 केल्विन। करेक्ट है। और कितना ग्राम नाइट्रोजन का? 7 ग्राम, राइट। यहाँ देखिएगा एवरीवन, आपको निकालना है क्या स्टूडेंट? अब कंडीशन यहाँ देखो, ध्यान सुनो भाई। कंडीशन, एक मिनट, कंडीशन क्या है? अदर देन एसटीपी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये रहता है, यहाँ देखिए कि सर वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी से भी तो निकल सकता था, जो जनरल फार्मूला हम लोग जानते हैं। बट डेंसिटी दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तब चाहकर भी ये फार्मूला आप नहीं लगा पाओगे। मास तो दिया हुआ है 7 ग्राम, डेंसिटी तो नहीं दिया हुआ है, तब यहाँ पे मेरा काम, इससे पहले वाला क्वेश्चन में काम चल गया था। बोले क्यों? 32 ग्राम पता था मोलर मास, तो वहाँ पे इसका हम लोग एडवांटेज ले लिए थे। तब जब उस फार्मूला से भी काम नहीं चलेगा, तब यहाँ पे ए फार्मूला। अब मोलर वॉल्यूम 22.4 भी नहीं ले सकते हो, बिकॉज कंडीशन ज़्यादा देन एसटीपी। दैट्स वाई कौन सा फार्मूला? बोले पीवी इक्वल टू एनआरटी। निकालना क्या है एवरीवन? तो वी इक्वल क्या होगा? पी तो पता है, टी भी पता है, आर भी पता है, एन निकलेगा तो काम चल जाएगा। एन हाउ मच? एन इक्वल टू बोलिए मास बाय मोलर मास। मास बाय मास कितना दिया हुआ है नाइट्रोजन का? अब मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, यस, नाइट्रोजन मेंशन नहीं किया रहेगा बार बार कि डायटोमिक होता है, और डिफॉल्ट में जो नेचर में नाइट्रोजन है उसको लेना है। तो नाइट्रोजन गैस किस फॉर्म में रहा है नेचर में? बोलिए N2। किस फॉर्म में है? N2 में है। तो 1/4 हाउ मच? तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 1/4 इंटू बोलिए 0.0821, N2 कितना? 300 और डिवाइड बाई 1। सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट, जो भी आंसर आएगा मिला लीजिएगा। क्वेश्चन है 4 का ए। फोर का ए में क्या पूछा गया है? पढ़ो भाई, सामने क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ क्लोरीन, मतलब डेंसिटी ऑफ क्लोरीन विथ रेस्पेक्ट टू एयर, मतलब ये बात किया गया वेपर डेंसिटी का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ और डिवाइड बाय, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर मोटामोटी हम लोग निकाल कर रखी है 29 होता है। कितना होता है? 29। तो क्या लिखेंगे? 71 बाय, कैलकुलेट कर लीजिएगा। करेक्ट है। एयर का मॉलिक्यूलर वेट किस फॉर्मूला से निकाले थे? N1 M1 N2 M2 N3 M3 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। ये यहाँ पे काम में आ गया। 4 का बी, सॉल्व। 4 का बी बन गया। 4 का बी किन से नहीं बना है? हाँ तो भाई, जिनसे नहीं बना है, प्रॉब्लम क्या है? हाँ तो बताइए क्यों नहीं बना है?
अब आज के क्लास में इस टाइप का प्रॉब्लम किया हूँ, तो अब आप ट्राई कीजिए 2 मिनट में, बनना चाहिए। अच्छा, वेपर डेंसिटी निकालने के लिए कहाँ आंसर आपको चाहिए क्या? यहाँ देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट की तरफ पढ़ लिखना है कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसे नहीं, स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, मतलब कुछ ऐसा है, चलो चलते हैं, चल दिए, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, मतलब क्वेश्चन बनाते हैं, लिखना स्टार्ट करें। भाई पहले बनाने से पहले रास्ता तो देखेंगे, व्हाट इज द पाथ मैकेनिज्म। तो पहला क्वेश्चन में क्या था? डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड क्या था एवरीवन? डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड रिलेटिव टू व्हाट? O2। इसका मतलब यहां से ही पता चल गया कि मुझे क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्साइड और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेपर डेंसिटी का बात कर किया जा रहा था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। ये तो पता है 32। बस किसी तरीके से ए वैल्यू पता चल जाए तो आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो दिस इज माय रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट क्या है? किसी भी तरीके से क्या फाइंड आउट किया जाए? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्साइड। और इतना बढ़िया से तो इसमें हिंट दिया है, एक गैसियस ऑक्साइड कंटेन नाइट्रोजन कितना परसेंट? 30 आज तो इसी पे इतना सारा क्वेश्चन किया हूँ। 1 मॉलिक्यूल ऑफ विच कंटेन 1 नाइट्रोजन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ विच कंटेन, उस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन कितना आइटम है? 1 आइटम है। तो परसेंटेज ऑफ, यहाँ देखिएगा, लेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्साइड इक्वल टू m, करेक्ट है। बट इस m में नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना? 14 ग्राम का। एक ही तो आइटम है, कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? 14 ग्राम का। तो क्या लिख सकते हैं? 14/m इंटू 100 इक्वल टू कितना? 30.4। तो क्या यहाँ से m निकल जाएगा? इतना आसान था, करेक्ट है ना? शायद आप लोग यहाँ पे ही स्टक कर गए होंगे, ठीक है। तो m कितना हो जाएगा? m इक्वल टू 14 इंटू 100 और डिवाइड बाई 30.4। इसे हमको यहाँ पुट कर दीजिए, m/32, यही तो आंसर रहेगा। यही थीम रहोगा कुछ। आप लोग जो सॉल्व किए, जिनसे भी सॉल्व हुआ है, तो दिस इज द थीम, करेक्ट है? समझ में आया? चलिए, कितना आता है m? यहाँ से m निकालना है भाई, कैलकुलेट भी मैं ही करूँ? आप लोग पेन नहीं चलाते हो, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में इतना स्लो है। लगता है मुझे यहाँ तक आप लोग को पढ़ाना पड़ेगा कि देखो ये 1400 हो गया, ये 30.4 हो गया, अब ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन शुड बी वेरी फास्ट। 200 उसको वहाँ पुट कर दीजिए और उसको 32 से डिवाइड कर दीजिएगा। स्पीड बढ़ाओ भाई, केमिस्ट्री का नहीं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, इन सब का स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए। आप इस पॉइंट पे स्लो हो जाओगे एग्जाम में। बहुत फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, फास्ट और करेक्ट। मतलब 7th क्लास 8th क्लास का मैथ में फास्ट पढ़ना है, ये हर जगह आएगा। अब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आएगा और डैम श्योर इस फॉर्मेट में तो आंसर नहीं रहेगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन का फॉर्मेट में रहेगा। चलिए 4 का से, द डेंसिटी ऑफ एयर इज दिस वन, इट्स वेपर डेंसिटी। एनीवन जिनसे 4 का सी बना है, आप में से कोई ट्राई किए हैं? बन गया है, वेरी गुड। वेपर डेंसिटी का मतलब किसके रेस्पेक्ट में तो नहीं बोला गया है, तो क्या करना है? m/2। तो निकालना क्या है 4 का सी में? यहाँ देखिए 4 का सी में रिक्वायरमेंट है कि सर वेपर डेंसिटी इक्वल टू m/2। बस m निकल जाए तो काम बन जाएगा। m कैसे फाइंड आउट होगा स्टूडेंट? हाउ कैन वी फाइंड आउट द m? d दिया हुआ है कितना? 1.3 इंटू 10⁻³ ग्राम, बोलिए, पर यस। इसका मतलब है कि 1.3 इंटू 10⁻³ ग्राम पर ml। -3 क्या? हाँ, -3 -3। बट आपको अगर ये फार्मूला यूज करना है PM = DRT, तो डेंसिटी शुड बी इन ग्राम पर लीटर।
ग्राम, तो 1.3 इंटू 10⁻³ -3 ग्राम और डिवाइड बाय, इस ml को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 1.3 ग्राम पर लीटर। अब इसको यूज कर दीजिए, Pm इक्वल टू वाट dRT, क्या यहाँ से m निकल जाएगा, m इक्वल टू dRT बाई वाट P। लेकिन अगर इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो ऑलवेज केयरफुल, डेंसिटी शुड बी इन ग्राम पर लीटर, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। ठीक है, दिया हुआ नहीं रहेगा ऑलवेज ग्राम पर लीटर में, जस्ट लाइक दिस कन्वर्ट करना है आपको बिफोर यूजिंग दिस फार्मूला। देन D का वैल्यू 1.3, R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना रहेगा 273 और डिवाइड बाई 1, m निकल गया, इस m को यहाँ पुट कर दीजिएगा, वेपर डेंसिटी निकल जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए फोर का लास्ट D, इस सारे क्वेश्चन को घर पे जाकर एवरीवन जिनसे बन गया फाइन, नहीं बना है जितना भी क्लास में, खासकर मोल कॉन्सेप्ट के स्पेशली इंस्ट्रक्शन है कि जितना भी क्वेश्चन क्लास में बोर्ड पे लेता हूँ, घर पे जाकर एक बार और बनाइए, फिर भी नहीं समझ में आता दोबारा बनाइए, फिर भी नहीं समझ दोबारा बनाइए। मोल पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर कॉन्सेप्चुअल रहेगा, है बहुत आसान, तो आपके लिए सब कुछ फर्स्ट टाइम है तो इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। इधर एटलीस्ट प्रॉब्लम को दोबारा जाकर घर पर बनाओ, इसमें कम से कम हम लोग मिनिमम 350 प्लस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इतना प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपका रिदम आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। बट इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कंपेयर मत कीजिएगा, ऑर्गेनिक बहुत आसान है, राइट। मन करता है ऑर्गेनिक ही चलते रहे, कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। बच्चों का इंटरेस्ट ऑर्गेनिक की तरफ, हाँ वो उसका वेटेज है ना भाई, केमिस्ट्री का 100% है तो मैक्सिमम उसका वेटेज 35 या 40% रहेगा, बाकी फिजिकल केमिस्ट्री का भी तो रहेगा। सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस है कि इसमें कॉन्सेप्ट भी है, कैलकुलेशन भी है, उसमें सिर्फ लॉजिक है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं है। और एक और केमिस्ट्री है, बोलो कौन सा, उसमें चाहिए मेमोरी। पहले आता था केबी में, फिर आया एमबी में, मेमोरी का इसमें है ना, फिर क्या इसमें आ गया जीबी में, अब आता है टेराबाइट। क्या आता है, तो वैसा चाहिए मेमोरी टेराबाइट वाला, एकदम बहुत होता है ना, सबसे ज़्यादा मेमोरी हाथी का होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। मतलब ऐसे बचपन में सिखा दिया जाता है, वही सीखे हुए रहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग मेमोरी होता है, तगड़ा मेमोरी। मतलब मान लेते हैं कि आपको कोई बोल दिया कि देखो भाई रट कर रैंक आ जाएगा, क्या आ गया, सबसे आगे रहो। रट कर पास करना है तो उसमें सबसे आगे रहेंगे। मेरा 85% केमिस्ट्री में होल्ड था अपने टाइम पे, होल्ड नहीं बोल सकते, मतलब तैयारी मोटामोटी ठीक ठाक था, जिसे लगता था कि बना देंगे क्वेश्चन। 15% लैक हो रहा था और डेली प्लान करते थे कल से इनऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगा, मतलब डेली सुबह स्टार्ट किया, 10 मिनट पढ़ा, फिर से ऑर्गेनिक पे आ जाते थे, फिर से फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स पे। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बनाया, कैसे करना था, 100% करना था अपना सब्जेक्ट का प्लानिंग। तो मैंने बढ़िया से एक रजिस्टर खरीद के लाया और 3-4 डिफरेंट कलर का पेन, और खुद से प्रॉमिस किया कि बस 3 पेज पढ़ूंगा, कितना 45 मिनट्स। और जो सबसे बोरिंग काम होता है उसको सबसे फ्रेश माइंड में करना है, क्योंकि वो बोरिंग है, उसमें इंटरेस्ट आएगा नहीं। ये कोई हैरी पॉटर का सीरीज तो है नहीं कि आप बुक पढ़ रहे हो इंटरेस्टिंग है, राइट। मैं उसको मूवी देखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, तो उसमें क्या होता है ना कि आपका ऐसे बिल्कुल ऐसे पलक भी नहीं झपकेगा, इतना इंटरेस्टिंग है। बट ऐसा पढ़ाई करना स्टार्ट करो ना, तुरंत सो जाओगे, राइट। तो उसमें भी अगर सबसे बोरिंग तो आपको सबसे टायर्ड माइंड में लास्ट में रात में पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली ग्रिप में नहीं आएगा। तो जो सबसे बोरिंग काम है, जो सब्जेक्ट में लग रहा है कि ग्रिप नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल सुबह उठ के पढ़ो फ्रेश माइंड में, और थोड़ा तरीका चेंज कर लो, इंटरेस्टिंग बना दो। मैंने उसमें इंटरेस्टिंग यही बनाया था, प्रॉमिस किया था 3 पेज से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और 45 मिनट्स, इससे ज़्यादा पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि 3 आवर अगर प्योर यूनिट पढ़ लिया तो दिन भर पढ़ने का मन नहीं करेगा। और उसको बढ़िया राइटिंग में नोट्स बनाना स्टार्ट किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक करना स्टार्ट किया।
कलर से सजाना स्टार्ट किया। मेरा ओरिजिनल नोट्स है, मैं कभी दिखाऊंगा आपको। और तब डेली 45 मिनट्स, ऐसा मैंने कंसिस्टेंट 6 मंथ तक किया और वो मेरा कंप्लीट नोट्स बना और उसी को मैं फिर बार बार रिवीजन करना। बाद में इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि इसमें ऑब्जर्वेशन, अच्छा इसका कलर ब्लू विट्रोल है, इसका कलर ब्लू होता है, इसका फॉर्मूला ये है, करेक्ट है। फिर याद हो गया, ओके, ऑल सेव 81 मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड CO2 एक्सेप्ट अल्कली मेटल का कार्बोनेट एक्सेप्ट लिथियम। ये सब कोटेशन बनाना स्टार्ट किया। मैंने बहुत बड़ा बात बोल दिया हूँ, आप लोग पकड़े कि मैंने क्या बोला। मेटल कार्बोनेट कितना, मेटल का 81, उसको सबको हीट करेंगे तो टूटेगा, इसमें मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में। लेकिन उसमें एक्सेप्शन है, अल्कली मेटल का कार्बोनेट ब्रेक नहीं करता है। और एक्सेप्शन में एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, मैंने बोला ना, एक्सेप्ट अल्कली मेटल कार्बोनेट एक्सेप्ट लिथियम, मतलब लिथियम भी तो अल्कली मेटल का है, बट उसमें 2 बार एक्सेप्ट बोल दिया, मतलब लिथियम का कार्बोनेट ब्रेक करेगा। ऐसे याद करना स्टार्ट किया। देखिए एक लाइन में कितना बड़ा बात बोल दिया। 81 मेटल कार्बोनेट होता है, सब ब्रेक होता है, उसमें किसका ग्रुप का ब्रेक नहीं होता है, और उसमें भी कौन ब्रेक होता है। और ऐसे करके बनाना स्टार्ट किया। एक बार बनने के बाद रिविजन करना स्टार्ट किया। मतलब प्रॉपर डाल देना पड़ेगा भाई प्रोजेक्ट में, जिस काम पे निकले हो प्रॉपर। सुबह उठना उसी के साथ और सोना भी उसी के साथ, खाना भी उसके साथ। खाना खा रहे फिर भी चल रहा है, अच्छा ईरोड का क्वेश्चन क्यों नहीं बना, एच सी का क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहा था, क्या चल रहा था, मगर ये अगर नहीं चल रहा है मतलब सही फेज में नहीं हो अभी तैयारी में, अभी तैयारी के लिए सोच रहे हो। मतलब ये मेरा था सोचने का तरीका किसी चीज़ को पाने के लिए। तो मतलब एंट्रेंस एग्जाम जिसका आप नाम ले रहे हो ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट है बहुत बड़ी चीज़। उसके लिए सच में आपको लग जाना पड़ेगा मन से। बाई वर्क अगर बर्डन मान के तैयारी करोगे नहीं पढ़ पाओगे, नहीं हो पाएगा। मतलब उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लो, मतलब उसको इंटरेस्टिंग बनाए। सब्जेक्ट अगर पढ़ कर मजा आ रहा है, जैसे ये बना रहे हैं, यकीन कीजिए मुझे समझाकर, मेरा इंटरेस्ट अभी क्या है कि आपको बस समझ में आ जाए। 2 इंटरेस्ट है कि आपको समझ में आ गया, आपके चेहरे पे खुशी हो गया, एक सेटिस्फेक्शन मैंने अच्छा से डिलीवर किया लेक्चर। दूसरा आपको समझ में आ गया, अब 2 बच्चों को जाकर बोलोगे कि बहुत अच्छा चल रहा है केमिस्ट्री, 2 एडमिशन हो जाएगा, दोनों में इंटरेस्ट आ गया। तो वो मेरा इंटरेस्ट चल रहा है अभी, और उस इंटरेस्ट से यहाँ पे इतना देर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, इसलिए पैशन रहना पड़ेगा काम का। मतलब हम लोग कैटलिस्ट में सुबह 8 बजे से रात के, आज तो खैर आपका क्लास कम है ना, आप खुद सोच रहे रूटीन में नॉन स्टॉप क्लास चलती है। सुबह 2 क्लास, बीच में थोड़ा सा लंच का ब्रेक और सोना, और फिर 4 बजे से 9 बजे तक। अब बीच में जब ब्रेक रहता है उस टाइम पे भी बच्चों को डाउट बताते रहे, ये टीचर का ही रोल है। फिर 9 बजे घर पे जाएंगे तो बहुत सारा व्हाट्सअप मैसेज आते रहेगा बच्चों का, सर ये हो गया, नोट्स भेजिए, तो वो काम भी करना है। हालांकि सही से उसमें 100% नहीं हो पाता है, बिकॉज मोबाइल से दूर रहना चाहता हूँ। काम करने के बाद पूरी इरिटेशन होने लगता है, रेस्ट चाहिए ना, आउट ऑफ द सब्जेक्ट अगर नहीं होंगे। और अभी ऐसे भी ये काम है IPL, वो सबसे बड़ा काम है। जाने के बाद तो उधर ही रहता है, जीतेगा नहीं जीतेगा। कल जीतते जीतते रह गया शायद मुंबई। अभी मेरा एंटरटेनमेंट वही है। आज किसके साथ है देखिए, याद किए हुए हैं, ये नहीं है कि मूल कॉन्सेप्ट में क्या होगा। चलो भाई, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए अस्टोमेट्रिक कोफिशिएंट, मैं लिख रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, कुछ छोटा छोटा लॉ है वो लास्ट में लेंगे। जैसे आपको वही स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन, या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सब मैं बाद में लूँगा। अभी मेन थीम पे रहते हैं। हेडिंग बनाइएगा केमिकल रिएक्शन। मूल कॉन्सेप्ट ही है, बोलिए। अच्छा इसको मैं क्लास के बाद ले लूँगा, ठीक है। अभी मैं जो और भी जो डाउट दिया हूँ उसको भी डिस्कस करूँगा क्लास 1 2 का किसी और दिन। हेडिंग बनाइए बढ़िया से स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन एंड, अब बात मत करना भाई,
आदित्य ठीक से बैठो भाई, बार बार समझा रहा हूँ ना, नहीं बैठने बनता तो वहाँ बैठ आके बैठना। केमिकल इक्वेशन एंड स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, आप ऐसा टर्म सुनो कि बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है उसका क्या मतलब है? कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है इसका मतलब है कि इस तरफ का हर एलिमेंट का एटम और उसी एलिमेंट का इस तरफ एटम डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहना चाहिए। मान लेते हैं कि इस तरफ कार्बन 10 एटम है, तो इस तरफ भी टोटल इस तरफ सब मिलाकर कार्बन कितना रहना चाहिए? मतलब एट बैलेंस होना चाहिए, राइट? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? और अगर सेम नहीं हो रहा मतलब वो बैलेंस है या अनबैलेंस है? तो पहले ही मैंने मेंशन कर दिया कि मेरा बैलेंस इक्वेशन है। क्या है? ये मैंने मान लिया। लेट अस सपोज दिस हाइपोथेटिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो इस ए के आगे जो 2 है उसको बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या है? ये क्या है? किसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट? बी का। ए किसका है? और ए किसका है? डी का। करेक्ट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान लेते हैं कि आप तो घर पे सिखाया गया कि 1 कप चाय बनाने के लिए हाफ स्पून शुगर लगेगा। कितना? ये आपके मदर ने सिखाया। अब फिर बोला कि एक काम करो 5 कप बनाओ, तो कितना स्पून लगेगा उसमें? ये तो यूनिटरी मेथड है भाई। 1 कप में हाफ स्पून तो 5 कप में कितना? मतलब 5 इंटू हाफ, 5 इंटू हाफ। ऐसा तो नहीं कि ऑलवेज घर में 1 ही कप बनेगा या 1 ही कप को 5 बार बनाएंगे, ऐसा तो करोगे नहीं। यूनिटरी मेथड लगाओगे, राइट? कि 1 कप में इतना, मतलब सपोज कि हाफ के जी चिकन बढ़िया खाने वाला में 200 ग्राम मीठा तेल अगर लग रहा है 200 ml, तो 10 kg बनाना है, 10 kg लेना है तो उसमें जोड़ लेंगे। एक्चुअली रिएक्शन भी समझिए कि किचन जो है ना वो एकदम 100% केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करता है, प्रोपोर्शन सिखाया जाता है। तो यहाँ जो 2, 3, 6 एंड 4 ये है मोल। क्या है? जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आज के बाद रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मोल। और ये बैलेंस है। एक मिनट ध्यान से मेरा डायलॉग सुनिएगा। तो आज के बाद किसी बैलेंस इक्वेशन में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इंडिकेट्स दैट ये है रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। क्या है? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इंडिकेट दैट वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट? मोल, नॉट अकॉर्डिंग टू मास। मतलब यहाँ पे 2 है तो एक 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? और यहाँ देखना, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि इसका 2 मोल से सी का कितना मोल बनेगा? क्यों 2 मोल ही क्यों बोला? क्योंकि मोल ही इंडिकेट कर रहा है। तो आज के बाद किसी बैलेंस इक्वेशन में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कोई पूछेगा बैलेंस इक्वेशन है, अरे 2, 3, 6, 4 ऑल दे आर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इंडिकेट व्हाट? बोलिए रिएक्शन होने का तरीका। क्या बोलना है? अकॉर्डिंग टू व्हाट? वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मोल। करेक्ट है। और बोलना है 2, अब पूछेंगे कि ए का 2 मोल से डी का कितना मोल बनेगा? बैलेंस है ना, तो ये इसका कितना कोफिशिएंट है? तो इसका 2, ऐसा कितना है? इसका मतलब इसका 2 मोल खर्च करेंगे तो 4 मोल बनेगा। बोले यस। यही बता रहा था रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू व्हाट? तो वो जो तरीका है वो यही है। मतलब इसका 2 मोल खर्च करोगे तो डी का कितना मोल बनेगा? बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऑलवेज 1 ही कप चाय बनाना है? नहीं, ऐसा हो भी सकता है। और तो ए तो दिया हुआ है, बट इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज ए का 2 मोल ही से लेकर काम करना है? ये रिएक्शन तो मुझे बता दिया गया कि देखो भाई रिएक्शन होने का तरीका इस रिएक्शन का ये तरीका है। लेकिन अगर ए का 10 मोल लेंगे, कितना? ए का 10 मोल से डी का कितना मोल बनेगा, तब कैसे करोगे? ए का मैंने कितना लिया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टेकन इक्वल टू व्हाट? 10। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी आर फॉर्म्ड? तो ऐसे बोलेंगे सर 2 मोल से 4 मोल। अगर 2 मोल लेते तो कितना बनता? बट इट इज नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज 2 मोल लेकर ही काम करेंगे, राइट?
तो उस टाइम पे क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड, ऐसे 2 मोल से 4 मोल, तो 1 मोल से 4/2, तो 10 मोल से, इतना आसान था। टफ है या आसान है? समझ में आया मैंने क्या बोला? तो पहला पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल भी लिखना था स्टूडेंट, एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंडिकेट वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मोल। इसको पढ़ लेना भाई, क्या पढ़िएगा? एक ही बात है, चलिए। वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट? मोल। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है, याद रहेगा। तो आज बात कोई पूछेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या बोलना है? वो रिएक्शन होने का तरीका है अकॉर्डिंग टू मास, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम या अकॉर्डिंग टू मोल। जैसे कहीं पे ये नहीं बोलेंगे कि 2 ग्राम से 4 ग्राम, नहीं बोलना है। ये क्या इंडिकेट करता है? मोल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होने का तरीका, 2 मोल से 4 मोल, ऐसे पढ़ना, ना कि 2 ग्राम से 4 ग्राम। ये रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट है? अब देखो भाई, एकदम छोटा छोटा बात, ऐसे सोचो, फर्स्ट लाइन जो लिखवाते हैं तो बहुत लगता है सिंपल है, बट उस लाइन का मीनिंग बहुत डेप्थ है, इसे बहुत बड़ा क्वेश्चन बनाओगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, आज बस इसका इंट्रोडक्शन देख करके छोड़ देते हैं। मैंने बोल दिया कि भाई देखिए ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंडिकेट करता है रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। बट इज इट कंपल्सरी कि सब कुछ आपको बिल्कुल ऐसे सजा कर दिया जाएगा? मान लेते हैं कि इसका मैंने मोल नहीं दिया, मैंने दे दिया इसका मास 20 ग्राम, कितना दे दिया? करेक्ट। और तब आपसे पूछा, ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ए का 20 ग्राम से डी का कितना ग्राम बनेगा, ए के 20 ग्राम से डी का कितना ग्राम बनेगा, कितना ग्राम? इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आप दे सकते हैं? आप ऐसे थोड़े कर सकते हैं कि 2 ग्राम से 4 ग्राम, ये बोलने के लिए मना किया ना। मैंने बोला कि मास के अकॉर्डिंग रिएक्शन होता है, मास के अकॉर्डिंग होता है या मोल के अकॉर्डिंग होता है? तो मोल से मोल पहले निकालेंगे, मोल से तो इसका मोल निकालेंगे ना, और जब इसका मोल पता चल जाएगा तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकालेंगे। इसका मतलब है कि दिया रहेगा मास, बट वी आर वेरी स्मार्ट पीपल, इसका हम लोग निकालेंगे क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए। कैसे? मास बाई मोलर मास ऑफ ए, एग्री? मास बाई मोलर मास ऑफ ए। तब इसका मोल पता चल गया। अब मोल पता चल गया तब तो यूनिटरी मेथड बोल सकते हैं 2 से 4, तो 1 से 2, तो Na से कितना? 2Na। अरे Na पता चल गया तो कितना रहेगा? 2Na। एक क्या रहेगा? 2Na किसका रहेगा स्टूडेंट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। करेक्ट है, यहाँ तक आ गए? 2 मोल से 4 मोल, तो 1 मोल से 2 मोल, तो Na मोल से कितना? 2Na। एक क्या निकल गया है? नंबर ऑफ मोल ऑफ, और डी का मोल निकल गया तो मोल से मास पे नहीं पहुंच जाएंगे, तो मास ऑफ डी के लिए क्या करेंगे? मास ऑफ डी के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ डी इंटू मोलर मास ऑफ डी। तो बिल्कुल डायरेक्ट आपको मोल दिया रहेगा तब तो समझिए कि बहुत बढ़िया है, लेकिन मोल नहीं भी दिया रहेगा, ध्यान सुनना है, मास दिया रहेगा और तब इस प्रोडक्ट का पूछा जाएगा, तो हम लोग करना क्या है? इस लाइन को याद रखना है कि रिएक्शन मोल के अकॉर्डिंग करना है। तो मास भी दिया रहेगा तो पहले किस में कन्वर्ट करना है? मोल में, और फिर मोल से क्या निकालना है? मोल, और फिर क्या निकालना है? मास। ऐसे भी तो हो सकता है कि इट इज नॉट कंपल्सरी कि इसका मास दिया रहे। मान लेते हैं कि कोई गैस है और इसका वॉल्यूम दे दूं, क्या दे दें? वॉल्यूम दे दिया, और तब इसका मास पूछ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम मास कन्वर्सन। इसी का बढ़िया सेटिंग क्या बन जाएगा? वॉल्यूम मास। लेकिन इसका वॉल्यूम दिया रहेगा तो रिएक्शन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग करेंगे या मोल के अकॉर्डिंग? बोलो भाई, मोल के अकॉर्डिंग। तो क्या वॉल्यूम से मोल निकाल सकते हैं?
आज तक तो यही सीख रहे थे वॉल्यूम से, तो दिया रहेगा वॉल्यूम, निकालेंगे क्या मोल। अब मोल से मोल का यूनिटरी मेथड तो लगा सकते हैं, और फिर निकाल लेंगे इसका मोल, और फिर क्या निकाल लेंगे मास। तो कुछ भी दिया रहेगा, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और कुछ भी दिया रहेगा, काम किसके अकॉर्डिंग करना है, मोल के अकॉर्डिंग करना है। तो इसी पे पूरा लेक्चर रहेगा नेक्स्ट क्लास मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। आज के इतना ही। कल कितना बजे से टेस्ट रहेगा एवरीवन? टेस्ट का एक स्टूडेंट को छोड़कर बाकी स्टूडेंट को टेस्ट का टाइम 3:45 से 5:45, करेक्ट। और 3:45 में टेस्ट है तो कम एटलीस्ट 5 मिनट बिफोर, ऐसा नहीं कि डॉट टाइम पे आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बैठाने के लिए। अब ऐसे नहीं बैठा जाएगा क्लास टेस्ट में, प्रॉपर एक बेंच पे एक रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब मोबाइल यूज नहीं करना है, स्ट्रिक्ट बता रहा हूँ, मोबाइल को साइलेंट मोड में करके बैग एकदम बिल्कुल पोडियम पे रखना है। अब बिल्कुल चीटिंग मत कीजिएगा, अगर आप चीटिंग करते हुए किसी ने मुझे बता दिया तो पूरा अगला 10 टेस्ट के लिए मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा। बिल्कुल डिसिप्लिन वे में जितना बनता है उतना ही बनाओ, और 10 मिनट का 5 मिनट पहले कम से कम आना है। 3:45 मतलब 3:45 नहीं, थोड़ा टाइम पहले लेकर आइए, डॉट टाइम पे आइएगा। आप टायर्ड होकर आ रहे हो, दौड़ते हुए आ रहे हो, माइंड वहाँ पे रहेगा, आप आकर पहले रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। 40 क्वेश्चन 2 आवर, 40 क्वेश्चन 2 आवर। रहेगा +4 -1 +4 -1, निगेटिव नहीं रहेगा तो सब लोग टॉप करेंगे। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं दिया 0 मार्क्स, उसका 0 मार्क्स। मल्टीपल चॉइस तो यही तो है।